ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिसीज़ के कुछ एमसीक्यूज जो कि एएस में टेस्ट होते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अ बैलेंस्ड बजट, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का रेवेन्यू सेम है, और अगर हम स्पेंडिंग 10% से बढ़ा देते हैं तो इम्पैक्ट क्या होगा? स्पेंडिंग बढ़ गई तो देयर विल बी अ डेफिसिट। सही है। अब वो बोल रहा है कि विच इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड प्रोड्यूस अ बजट सरप्लस। सरप्लस कैसे होगा? अब अगर हम रेवेन्यू कम कर देते हैं 10% से तो हमारा डेफिसिट मज़ीद बढ़ जाएगा। 0% रहने देते हैं तो भी डेफिसिट ही होगा। 10% से अगर हम बढ़ा देते हैं तो सरप्लस नहीं होगा, बैलेंस्ड बजट पे आप वापसी आ जाओगे। सरप्लस पे आना है तो 20%, यानी 10 से ऊपर जितना भी परसेंट आप बढ़ाओगे आपका सरप्लस हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। The diagram shows aggregate demand curve for an economy, or which combination is most likely to have caused the shift from AD1 to AD2, यानी inward shift हुआ है, aggregate demand कम हुई है। So income tax हमें पता है कि अगर मैं income tax को increase कर दूंगा तो लोगों की disposable income कम हो जाएगी। सही है, अगर इनकम टैक्स इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो पहला हमें सुराख मिल गया है कि इनकम टैक्स को अपन को इंक्रीज करना है, तो सी और डी में से आंसर है। अब सेल्स टैक्स पे आते हैं। सेल्स टैक्स अगर इंक्रीज होगी तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सो डी इज द राइट आंसर। What can be considered as an expansionary supply side policy? इस MCQ से रिलेटेड एक और MCQ भी है आगे जाके, वो बड़ा मजे का है, उसको देखते हैं। सही है, फ्यूचर में। An increase in government expenditure on training, सीधा सीधा आंसर हो गया। टैक्स हमारे पास एक तो इंक्रीज इन टैक्स की वजह से सप्लाई भी कम हो जाएगी। सही है, तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्शनरी सप्लाई साइड पॉलिसी। और अगर आप उसमें रिलेट करना चाहते हो फिजिकल पॉलिसी, तो ये फिजिकल पॉलिसी भी है, ये नहीं हो सकता। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी, तो बचा हमारे पास कुल मिला के ए ही। आगे बढ़ते हैं। वाई वुड a fall in country's average price level? एवरेज प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन। cause aggregate demand to slope downwards, एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोप हो रही है, एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोप हो रही है, तो एक तरफ प्राइस लेवल आ गया, एक तरफ हमारे पास आ गई रियल जीडीपी। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मैंने बना दिया, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस लेवल्स कम होंगे मेरी रियल जीडीपी बढ़ जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। गलत। अगर प्राइस लेवल फॉल होगी तो आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं होंगे बल्कि डिक्रीज हो जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब प्राइस लेवल कम होगी तो लोगों के पास पैसा होगा, दे वोंट नीड लोन्स। इफ दे डोंट नीड लोन्स तो इंटरेस्ट रेट्स विल बी फोर्स्ड टू रिड्यूस। इट रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी बैलेंसेस। अगर एवरेज प्राइस लेवल फॉल हो रहा है, लेट्स से डिफ्लेशन हो रही है, तो रियल वैल्यू इंक्रीज होगी। इट मेक्स द कंट्रीज गुड्स cheaper relative to foreign goods. Now this is the answer. अब देखें, प्राइस लेवल फॉल भी आपके प्रोडक्ट सस्ते हो गए। सही है, इसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट आ गई। इट लीड्स टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्राइस फॉल्स। जरूरी नहीं है अगर आज प्राइस लेवल फॉल हुई है तो फ्यूचर में भी फॉल होगी, दैट इज नॉट नेसेसरी। सही, तो डी भी नहीं हो सकता। To counter deflation, a central bank uses expansionary monetary policy. What is likely to result? Expansionary policies को क्यों यूज किया जाता है? ताकि आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सको। सही है, और डिफ्लेशन में आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, तभी आप डिफ्लेशन से
बाहर आ सकोगे। डिफ्लेशन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप समझ लें प्राइस लेवल्स का नेगेटिव हो जाना। अगर प्राइस लेवल्स को बढ़ाना है तो आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी ही पड़ेगी। अ हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ओके, दिस इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन वो बोल रहा है कि उससे होगा क्या, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से होगा क्या, और ये एक्सपेंशनरी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शनरी है, इस वजह से गलत। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, यस दिस इज द राइट आंसर। एप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, वैसे डेप्रिसिएशन होगा, सॉरी, एप्रिसिएशन ऑफ एन एक्सचेंज रेट इज नॉट पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक चीज़ तो ये हो गई। एंड क्या मॉनेटरी पॉलिसी से एप्रिसिएशन होगा? ज़रूरी नहीं है। मनी सप्लाई आप बढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो दिस इज़ डाउटफुल। और ये हमारे पास बी जब स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बोल दिया कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो वी डोंट नीड टू लुक इनटू अदर ऑप्शंस। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेट का कॉन्सेप्ट फिस्कल पॉलिसी से होता, तो फिस्कल पॉलिसी का जिक्र ही नहीं है। Which statement about government budget surpluses and deficit is most accurate? A surplus implies that the balance of payment is in surplus. अब ये देखें, बजट सरप्लस है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों अलग अलग चीज हो गई, तो ये नहीं हो सकता। A surplus implies that the government is spending too much money. गलत, is spending less money. A deficit implies that the economy is in decline. नहीं, अगर डेफिसिट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, तो इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है ना, डिक्लाइन पे तो नहीं है। अ डेफिसिट इम्प्लाइज नेशनल डेट इज इंक्रीजिंग, वेल दिस इज द राइट आंसर। जब भी डेफिसिट होगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, उस लोन को हम प्यार से नेशनल डेट बोलते हैं। आगे, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज इफ अ गवर्नमेंट यूजेस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? अब सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया वैसा ही है, लेकिन वो बोल रहा है कि क्या चीज डिक्रीज होगी अगर फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी यूज करेंगे। तो मैं लिख देता हूं कि टैक्स को अपन कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, यही एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, अब ये तो ना इसका सर है ना पैर है, इसको काट दें। अब देखें, एक्सपेंशनरी यूज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है, ग्राफ में आप देख लो, आपकी रियल जीडीपी बढ़ जाएगी। और जब रियल जीडीपी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है? आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सही जवाब ये है, आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में पढ़ोगे। लेवल ऑफ वेजेस बढ़ जाएगी, सही है, क्योंकि महंगाई हो रही है, एग्रीगेट डिमांड, तो वेजेस भी बढ़ेंगी, तो ये कम तो नहीं होगी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ये भी कम नहीं होगा। सो बी इज द राइट आंसर। The government uses, sorry, which government policy will increase aggregate demand? So we need to look at fiscal and monetary. Raising indirect taxes. चलें अगर बात कर लें कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, फर्म्स तो क्लोज हो जाएंगी और इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो जाएंगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग द बजट सरप्लस, सरप्लस को रिड्यूस करना है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। इसका दूसरा मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, तो तभी सरप्लस कम होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। यस, सो दिस लुक्स टू बी द राइट आंसर। सही है। सी पे आ जाते हैं, रिमूविंग डोमेस्टिक सब्सिडीज। सब्सिडीज इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ये आंसर नहीं हो सकता। रिमूविंग इंपोर्ट कोटास, तो इंपोर्ट कोटा आप हटा दोगे, आपके मुल्क में इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट में नेट एक्सपोर्ट्स आता है, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। How does the government use its central bank to promote an expansionary monetary policy? Expansionary में आप सीधा सीधा लिखोगे कि मनी सप्लाई बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो गई। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स फॉर कमर्शियल बैंक, अभी ऊपर हमने देखा इंक्रीज नहीं डिक्रीज है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट अगेन नहीं हो सकता।
रिस्ट्रिक्टिंग बैंक क्रेडिट फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बोल रहा है कि भाई कस्टमर को उधार नहीं दो, खासतौर पे अगर वो ड्यूरेबल आइटम्स ले रहा है। अब ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा चलने वाले गाड़ी ड्यूरेबल होती है, तो आप बोल सकते हो गाड़ी के लिए नहीं दे रहे, तो भाई जब लोन नहीं दोगे तो स्पेंडिंग नहीं होगी, तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। इंक्रीज द इशू ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन, डी मनी सप्लाई बढ़ रही है। Which combination of problem would be most likely to cause a country's government to reduce taxation and lower interest rate? तो हमें दो काम करने हैं, एक तो टैक्सेशन कम करनी है और दूसरा इंटरेस्ट रेट को भी कम करना है, तो दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगी तो वुड द कंट्री रिड्यूस इंटरेस्ट रेट्स? नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा ताकि एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। क्योंकि देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग सेव ज़्यादा करेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। तो अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, सही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लो करना पड़ेगा, तो लोअर तो नहीं हो रहा, ए आंसर नहीं है। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन बी में भी है, तो वो भी नहीं हो सकता, सिंपली नहीं हो सकता। अब मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा, अब जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो टैक्सेस तो रिड्यूस होंगे, क्योंकि लोग काम पे ही नहीं जा रहे हैं और पैसा नहीं है, खर्च भी नहीं करेंगे, तो सेल्स टैक्स भी कम होगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर डेफिसिट हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपके मुल्क में इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो इंपोर्ट्स अगर बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट पे टैक्स यानी टैरिफ आप ज़्यादा कमा रहे हो। तो एक तरफ टैक्स कम हो रहा है, एक तरफ टैक्स बढ़ रहा है। अब होगा क्या, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही नहीं पता कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, कितना इंपोर्ट बढ़ा है, और उस पर टैक्स है भी या नहीं, दोनों चीज़ें हमें नहीं पता। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज़ करेक्ट एंड लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट लो लेवल पे हो रही है तो किसी को पैसे की नीड ही नहीं है। जब पैसे की ही नीड नहीं है तो बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ होगा वो बोलेगा भाई सस्ते दाम ले लो, इंटरेस्ट रेट गिरा देगा वो। तो डी इज द राइट आंसर, सही। मूविंग ऑन टू द 11th एमसीक्यू, मैंने आपको एक चीज बोली थी थर्ड एमसीक्यू पे कि एक सिमिलर एमसीक्यू हम करेंगे। अब देखें, व्हाट इज नॉट अ सप्लाई साइड पॉलिसी। क्वेश्चन देखें आपने कैसे इसने ट्विस्ट कर दिया, नॉट पूछ रहा है। जब मैं ये कर रहा था ना तो मैं इस पे कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने बोला यार ये क्या सीन है, सारी सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं और फिर आंसर क्या होगा। देन आई हैड टू रीड द क्वेश्चन अगेन। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पीपल आर सॉल्विंग एंड यू थिंक 2 or 3 आंसर्स आर करेक्ट, यू नीड टू रीविजिट द एमसीक्यू, आपको वापसी पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे होगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सप्लाई साइड पॉलिसी, research and development is a supply side policy, education and training is a supply side policy। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया भाई, ऑटोमेटिकली आंसर हो गया डी, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। 12, why is increased government provision of education, provision of education का मतलब गवर्नमेंट जो एजुकेशन देती है, most likely to shift the aggregate demand curve to the right। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन दे रही है तो शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। लॉन्ग रन में लेबर प्रोडक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। इट विल इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, तो इट डज नॉट से कि एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगी, ये तो नहीं बता रहा ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड। मोर स्कूल्स विल बी बिल्ड, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। दिस इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट विल हैव टू रेज टैक्सेस, अगर टैक्सेस रेज होंगे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्ट पे शिफ्ट होगी। वर्कर्स विल बी मोर हाईली स्किल्ड, या दैट विल इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई, तो ये भी नहीं है, सही। which combination would represent the most expansionary set of monetary policies? मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी है, विल डिपेंड ऑन, अगर हम इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई पे ही बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, एक्सपेंशनरी है, हमें कम करना पड़ेगा, सही है। और मनी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो तीसरा कॉलम देखे बगैर हमें पता चल गया आंसर है बी। क्रेडिट अवेलेबिलिटी शुड बी इंक्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए फॉर पीपल सो दैट दे कैन बोरो मोर। सही है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो ये थे पॉलिसीज़ के सारे एमसीक्यूज जो आपकी प्रैक्टिस और आपकी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे होंगे। आई होप यू गॉट मोस्ट ऑफ देम राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।